नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागी लाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बेमौसमी धान लगाने पर होगी कार्रवाई। रामनगर कोतवाली पुलिस ने इनोवा कार चोरी का मात्र 5 घंटे में किया खुलासा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए शुरू किया सुरक्षा कवच कार्यक्रम। विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर रुद्रपुर में सक्षम संस्था के द्वारा जिले के डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। हाईकोर्ट की एक बेंच को आईडीपीएल ऋषिकेश में स्थापित करने की बात पर अधिवक्ताओं में नाराजगी। सेंट थेरेसा विद्यालय प्रबंधन ने कहा, प्रतिबंधित मांस पकाने की बात कोरी अफवाह। भीमताल विधानसभा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। वन विभाग के कर्मचारियों पर लिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन। बारिश ने दी वनाग्नि की घटनाओं से राहत। ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 छात्राओं की दर्दनाक मौत। एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट में जिले में स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक ने किया सम्मानित। भारी बारिश के कारण सड़क, मकान व दुकानों में भरा मलबा। कोट में गिरी आकाशीय बिजली, 121 बकरियों की मौत। बुजुर्ग पूर्व सैनिक ने एसडीएम से वृद्ध आश्रम भेजने की लगाई गुहार। बेटी दामाद पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। इस समय गर्मी ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। लगातार गर्मी बढ़ने से जल स्तर भी कम होता जा रहा है। वहीं किसानों द्वारा इन दिनों बेमौसमी धान लगाया जा रहा है, जिसमें भूमिगत जल स्तर एक चिंता का विषय बना हुआ है। डीएम उदयराज सिंह ने जल संकट पर ध्यान देते हुए जनपद के सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी अपनी तहसील क्षेत्र में गर्मियों में धान की खेती को रोकने के लिए कृषकों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। कृषकों को ग्रीष्मकालीन धान की खेती न करने एवं विकल्प के रूप में मक्का, मूंग, उड़द व गन्ने की फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाए। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो बेमौसमी धान है ये अप्रैल से लेकर के 15 जून तक लोग लगाते हैं ज़्यादातर, और इस विषय में सरकार भी गंभीर है, चिंतित है। पूरा कृषि विभाग इसके लिए लगा हुआ है। हम लोगों ने इसमें 3 बैठकें जनपद स्तर पर किया, किसान प्रतिनिधियों को बुलाया, संगठनों को भी बुलाया कि इसके जो विकल्प हैं, आप गर्मी वाला धान मत लगाइए। इससे एक तो जो वाटर कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ जाता है, साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो हम लोगों ने कोशिश यही किया है कि लोगों को मोटिवेट करें। अभी कल ही मैंने एक आदेश भी जारी किया है कि अभी जो लोग धान नहीं लगाए हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि उड़द, मक्का या गन्ने की फसल पैदा करें। उसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट है। और जहाँ तक धान की बात है, इस साल तो हमने सभी लोगों को अवेयरनेस कैंप के माध्यम से और माध्यमों से जागरूक करने की कोशिश की है, लेकिन ये प्लान है कि अगले साल से हम लोग इसको पूरी तरह बैन करेंगे। आपको बता दें कि रामनगर शहर के मोहल्ला भरतपुरी इलाके में बुधवार की दोपहर दिन दहाड़े एक अज्ञात चोर द्वारा इनोवा कार चोरी करने की घटना सामने आई है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद हरकत में कोतवाली पुलिस ने मात्र 5 घंटे के भीतर ही चोरी की गई इनोवा कार के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मोहल्ला भरतपुरी निवासी हरीशचंद्र घिरलियाल ने पुलिस को तहरीर बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी इनोवा कार चोरी कर ली गई, जिसमें पुलिस ने घटना के मात्र 5 घंटे के भीतर ही मोहल्ला वंबा घेर निवासी हर्षित शर्मा को रंगे हाथ दबोच लिया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल एक थाना रामनगर सूचना मिली कि भरतपुरी में एक इनोवा कार चोरी हो गई है। पुलिस द्वारा तुरंत ही उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई और शहर के सीसीटीवी और अन्य सोलर से पता रसीकर 5 घंटे के अंदर मालूम मुलजिम के साथ पुलिस ने बरामदगी की है। मुलजिम को माननीय न्यायालय जेल भेजा जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज कुमाऊं मंडल के ग्राहकों के लिए रुद्रपुर में कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। सब्सिडी का पैसा सही व्यक्ति के खाते में पहुंच रहा है, इसके लिए केवाईसी कराई जा रही है। इसके अलावा कंपनी द्वारा ग्राहकों के लिए सुरक्षा कवच कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कंपनी का व्यक्ति लोगों के घर तक पहुंचकर सेफ्टी के बारे में बताएगा। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
क्योंकि सभी जानते हैं सरकार का ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का एक कार्यक्रम है सुरक्षा कवच। उसके अंदर क्या है, आप देखते हैं कि हम लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, घरेलू ग्राहकों क्या उससे उसकी वजह से इतना नुकसान हो गया। तो देखा गया है कि घरेलू ग्राहकों में भारत में अब जो रीच है हमारी वो बढ़ी है। 16 करोड़ कनेक्शन हुए हैं, जिसमें 10 करोड़ तो उज्ज्वला ही हैं। तो इन घरों में एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को लेकर अभी उतना ज्ञान नहीं है। इस मुहिम के माध्यम से हम उन लोगों को घर घर जाकर हम उनके जो सिलेंडर है, पाइप है, चूल्हा है, रेगुलेटर है, वो चेक करेंगे और उनको एलपीजी के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देंगे। एलपीजी को लेकर के ई-केवाईसी की अब योजना भारत सरकार ने लागू की है। अपने कस्टमर को जानने के लिए कस्टमर कहाँ है, कहाँ रहता है और यहाँ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो सब चीज़ें के लिए कि ई-केवाईसी की जा रही है। और ये पिछले महीने की 17 तारीख को शुरू की गई थी और ये घर घर जा कर के भी हमारा जो डिलीवरी बॉय है उसके माध्यम से भी हो रही है और एजेंसी पे भी हो रही है। और हमने कंपनी से रिक्वेस्ट किया है कि आप कैंप भी इसके आयोजित करें ताकि लोगों को दिक्कत समस्या का सामना न करना पड़े, ई-केवाईसी हो जाए और आगे के लिए उसको सहूलियत रहे। और हमारे पास रिकॉर्डिंग है। विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर रुद्रपुर में सक्षम संस्था के द्वारा थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों के साथ जिले के डीएम उदयराज सिंह से मुलाकात की गई और कई समस्या को लेकर डीएम उदयराज सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सक्षम संस्था के प्रदेश संरक्षक ललित मोहन उप्रेती ने बताया कि थैलेसीमिया से ग्रस्त मरीज को सरकार से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। इसी के चलते उन्होंने थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों के साथ मिलकर जिले के डीएम उदयराज सिंह को ज्ञापन दिया है, जिसमें थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी का इलाज अस्पतालों में आसानी से मिल सके, इसकी मांग की गई है। रुद्रपुर से दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। क्या आपने मैं सक्षम की तरफ से यहाँ पर आया हूँ विश्व थैलेसीमिया दिवस पर। ये जो दिव्यांग थैलेसीमिया के बच्चे हैं, इनकी जो मांगें हैं उनको रखने के लिए शासन के साथ और मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन जो है हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा है। उत्तराखंड राज्य में लगभग 380 पेशेंट थैलेसीमिया के हैं और रक्त बाधित दिव्यांगता के 300-600 के करीब आंकड़ा है। और इन बच्चों के लिए समय समय पर ब्लड चढ़ाने के लिए और फैक्टर 8 चढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चे को जो है 4 महीने से ब्लड चढ़ना शुरू होता है, आजीवन ब्लड चढ़ता है और उसके बाद भी उसका जीवन नहीं बच पाता। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा कहीं नहीं है कि सुविधा यहाँ किस तरह से जनरेट की जाए और ल्यूको रिडक्शन फ़िल्टर नहीं मिल पाते हैं, उसके माध्यम से ब्लड चढ़ाने के लिए इनको दिक्कत होती है। थैलेसीमिया वार्ड कहीं पर नहीं बना हुआ है और थैलेसीमिया वार्ड बनवाने के लिए हर प्रदेश के हर चिकित्सालय में थैलेसीमिया वार्ड बने, उनकी समय समय पर काउंसलिंग हो, इनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बने, इनको आवागमन के साधन मिले, इनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले सरकार की तरफ से। तो इन्हीं मांगों को लेके आज जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और मुझे मानना है मेरा कि जिलाधिकारी महोदय यहाँ से उसको अपनी संस्तुति सहित मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और प्रदेश सरकार उससे कुछ निर्णय जरूर लेगी, ऐसा हमारा मानना है। नाम और पद क्या है वो? मैं डॉक्टर एल.एम. उप्रेती हूँ, पूर्व निदेशक हूँ स्वास्थ्य विभाग से और अभी वर्तमान में सक्षम का मैं प्रदेश संरक्षक हूँ। और हमारा जो प्राणदा प्रकोष्ठ है वो प्राणदा प्रकोष्ठ को मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में, जिसमें जो रक्त बाधित दिव्यांगता है उसके संबंध में सारे जो दिव्यांग हैं उनकी मांगों को हम सरकार के पास उठाते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। बीते दिवस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एक बेंच IDPL ऋषिकेश में स्थापित करने के लिए जगह परीक्षण करने का मौखिक आदेश दिया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताई थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने अधिवक्ताओं का पक्ष सुनते हुए कहा था कि एसोसिएशन हाईकोर्ट के लिए ऐसा उचित स्थान बताए जहां 50 साल बाद भी विस्तार की गुंजाइश हो और नई पीढ़ी के अधिवक्ताओं के साथ साथ वादकारियों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य पक्षों की सुविधा बनी रहे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में अधिवक्ताओं की आम सभा बुलाकर आम राय बनाने को कहा है। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ललित जोशी भी अधिवक्ताओं के साथ इस पूरे मामले में सामने उतरे हैं और कहा कि सरकार की अकर्मण्यता है जो कि स्पष्ट नीति नहीं बना पा रही है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार की अकर्मण्यता है। मैं कोर्ट पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता। इस सरकार की सरासर अकर्मण्यता है कि देखिए, कहीं पर कोई चीज़ आती है तो उसका उस जगह का विकास होता है। शहर में कट कर करके जिला बन जाता है तो जिले का विकास होता है। एक राज्य से कट करके कोई नया राज्य हो जाता है तो उसका अलग विकास होता है। ठीक उसी तरह अगर कोर्ट हल्द्वानी के अंदर आए तो हल्द्वानी
जहाँ पर गोलापार में पहले प्रस्तावित था, पूरे हल्द्वानी का विकास उससे संबंधित था। लेकिन ये सरकार की ऐसी अकर्मण्यता है, और अकर्मण्यता के साथ साथ आज मैं इस बात का एक खुलासा कर रहा हूँ। ये प्राग फार्म में कम से कम 2000 एकड़ की भूमि है जो कि सरकार ने अपने नियंत्रण में ले रखी है। इसका एक हिस्सा उठा कर करके तथाकथित रूप से अडानी को दे दिया गया है। क्या सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट है जिसको ले जाना चाह रहे हैं आप लोग ऋषिकेश में, देखिए ना मेरा एंगल कोई कुमाऊं गढ़वाल से है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपने एक चीज़ प्रस्तावित कर दी, उसे फुटबॉल मार करके कभी रामनगर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी नैनीताल। आपकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ऐसा क्यों है? आप प्राग फार्म क्यों नहीं ले जा सकते? आपकी नीयत, मुझे सरकार की नीयत पे शक है। कोई मुझे आज इस बात का जवाब दे दे, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी जमीन वहाँ पड़ी है। हमारे यहाँ के जितने अधिवक्ता गण हैं उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है, और न्याय की प्रक्रिया भी इससे बाधित होती है कि आप एक छोटे से प्रदेश के अंदर दो बनाने जा रहे हैं। दो कोर्ट का एक टुकड़ा वहाँ बैठेगा, एक टुकड़ा यहाँ बैठेगा। ये क्या तमाशा है? इसका समापन होना चाहिए। कभी कहता है साहब वहाँ चले जाएगा, कभी वहाँ चले जाएगा। आप खुद ही समझिए कि जनता आज ही जा चुकी है। इस बात का समापन होना चाहिए। कोर्ट यहीं इसी नैनीताल जिले के अंदर या कुमाऊं के किसी क्षेत्र में आनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल विचार है। ऋषिकेश में पूरी कोर्ट नहीं जा रही है, हाई कोर्ट तो यहीं रहनी है नैनीताल में ही, वहाँ पर जो है। और दूसरा कोई ऑर्डर भी नहीं हुआ। ये वर्बली एक मैटर था जिस पे जो है हाई कोर्ट ने जो है इसको संज्ञान में लिया है, और वर्बल ऑर्डर का है, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है कि ऋषिकेश जाएगी। दूसरी बात, अगर प्रिजम्पशन के आधार पर अगर इसको माना जाए कि वहाँ जाएगी, तो ये तो अधिवक्ताओं के अहित में ही होगा, क्योंकि सारी बेंचें एक ही जगह होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि छोटा सा राज्य है और उसमें एक ही जगह पर सारे न्यायालय होने चाहिए। अब तीसरा हम आपको एक बार बताएं कि जैसे बड़े राज्य हैं, जैसे आप कितने ऐसे राज्य हैं जैसे आपके हरियाणा है और पंजाब है, उनका एक ही हाई कोर्ट है। इतने छोटे राज्य में दो जो है हाई कोर्ट होना वकीलों के और वादकारी दोनों के लिए अहितकारी रहेगा। बड़ा एक आश्चर्य भरा जजमेंट कहेंगे इसको, अभी जो माननीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा कल सुनाया गया है। इससे बड़ा सभी अधिवक्तागण जो हैं इस क्षेत्र के बड़े अचंभित हैं, क्योंकि अभी कुछ सालों से ये चल रहा था कि हाईकोर्ट गोलापार में शिफ्ट हो रही है, और उसके लिए काफ़ी अधिवक्तागण उत्साहित थे। और लेकिन एक छोटे से राज्य में दो जगह हाईकोर्ट होना बड़ा दुखदाई है, क्योंकि एक तो वैसे ही ये राज्य काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ है, और इस तरीके से अगर और उसके ऊपर कर्ज का बोझ डाला गया तो जो है ये बड़ा जो है इस राज्य के ऊपर आर्थिक रूप से भी गलत होगा। ना ये है कि हाईकोर्ट जो गोलापार आ रहा था, अच्छी बात है, हम लोगों को भी फ़ायदा था और हम भी चाह रहे थे आए यहाँ पे, क्योंकि जो नैनीताल है वो टूरिस्ट प्लेस है। तो नैनीताल में तो फिर जब भी हम लोग जाते हैं तो हम खुद सफ़र करते हैं वहाँ पे कि भाई हमारी बेल लगी होती है और हम डिले हो जाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं, तो हम लोग तो सफ़र तो करते ही हैं वहाँ। तो हम भी चाहते थे आए। जहाँ तक ऋषिकेश की बात है तो वो तो पूरा कोर्ट जाने का नहीं, एक बेंच को जाने वाली जो बात हुई है, अब उसमें हमारे सीनियर अधिवक्ता लोग भी हैं, सभी हैं, हम लोग भी हैं। अगर एक बेंच जाती भी है तो मेरा अपना खुद का जो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। अब कोई मुझे ये बोले कि भई अधिवक्ताओं के खिलाफ जा रही, तो मैं खिलाफ नहीं जा रही हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर एक बेंच जाती है, क्योंकि वो लोग भी तो सफ़र करते हैं यहाँ आने में, अब देहरादून से, ऋषिकेश से, रुड़की से, हरिद्वार से आते हैं, वो भी सफ़र करते हैं। तो अगर एक बेंच अगर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। उत्तराखंड राज्य बना तो कॉन्सेप्ट में राजधानी देहरादून बनी, और संसद में ये पारित एक गजट था जिसके तहत नैनीताल में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अब सवाल ये था कि जब नैनीताल की भौगोलिक स्थितियां बदलती हुई दिखाई दी, तो वादकारी का हित सर्वोच्च है सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए नैनीताल जिले में अन्यत्र कई हाई कोर्ट शिफ्टिंग की बात आ रही थी, और इसके लिए हल्द्वानी ढूंढा जा रहा था। मगर आज जो एक बर्बली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक बर्बल टिप्पणी की गई है, वो वैसे तो कोई आदेश नहीं है, मगर उससे जो है एक अधिवक्ताओं में और क्षेत्र की जनता में एक भय का माहौल सा पैदा हो गया है, और जो एक तरह से जनहित में ठीक नहीं है। जो भी निर्णय हो, जब एक कोई गजट हो गया संसद में, तो जहाँ तक हम जानते हैं कि वो संसद में ही उसे बदला जाए या जो भी है। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ से अन्यत्र कहीं हाईकोर्ट जाए भी तो नैनीताल में ही जाना चाहिए, अदरवाइज जब तक संसद में संशोधित ना हो उससे पूर्व आप दूसरी जगह जो बात आ रही है, अब बात आई है कि बेंच की बात। अब बेंच की बात बेबुनियादी है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से बेंच की मांग आ रही है।
मगर वहाँ तो आप इस तरह की बात नहीं कर रहे, जबकि इतनी बड़ी तादाद में जनता रहती है। उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, एक क्षेत्रीय संतुलन की बात है कि एक जगह राजधानी गढ़वाल में है और कुमाऊं में, तो इस कहीं ना कहीं जनता के जनहित में भी और जिससे जनता को प्रभावित होता हो, या जो मुद्दा कभी ना कभी जनता के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा कर देता हो, तो इस तरह की टिप्पणी से हम लोगों को बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो है इस पे पुनर्विचार होगा और हाईकोर्ट अपनी जगह ही रहेगी, क्योंकि इसका जो गजट है वो नैनीताल जिले के लिए हुआ है। हाँ, अगर कोई भौगोलिक परिस्थिति बस आपको बदलना है तो आप नैनीताल जिले में ही अन्यत्र कहीं से शिफ्ट करें। कहना ये है ना, जब उत्तराखंड राज्य बना था उस समय उत्तराखंड हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के नाम पर नोटिफिकेशन हुआ था, और एक छोटे से राज्य में 2 हाईकोर्ट स्थापित किया जाना, एक हाईकोर्ट और एक उसकी बेंच स्थापित किया जाना, ये कहीं पे भी सार्थक नहीं है। नहीं, मेरा कहना ये है कि भाई जब हाईकोर्ट को भूगर्भीय दृष्टिकोण से इन्होंने हल्द्वानी में स्थानांतरित करने का पहले जो आदेश जारी किया है, तो मेरा मानना तो यही है कि भाई उसको हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जाए, ताकि पूरे उत्तराखंड का सेंटर हल्द्वानी है और हल्द्वानी में एक हाईकोर्ट स्थापित की जा सकती है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बीती 28 अप्रैल को थेरेसा स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित मांस पकाए जाने और छात्रों के धर्मांतरण कराए जाने की बात को लेकर खासा बवाल हुआ था और पुलिस और प्रशासन ने मौके से मांस के नमूने लेकर जांच को भेज दिए थे। लेकिन हैदराबाद भेजे गए मांस की नमूने की जांच रिपोर्ट अभी भी सामने नहीं आ पाई है, जिसे लेकर स्टूडेंट यूनियन, गार्जियन सोसाइटी एवं गौ सेवकों द्वारा सामूहिक रूप से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर शीघ्र मामले की जांच कराने की बात कही थी। वहीं अब स्कूल के फादर ने मीडिया के सामने आकर सारे आरोप निराधार बताए हैं और कहा है कि चर्च से संबंधित छात्रों का कार्यक्रम था और प्रतिबंधित मांस जैसी कोई बात नहीं है, नहीं किसी छात्र के ऊपर कोई दबाव बनाया गया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 22 अप्रैल को रविवार प्रार्थना सभा में यहाँ पर कार्यक्रम था, बच्चों को जो है संस्कार देने का कार्यक्रम था, विद्यालय के बच्चों का नहीं, चर्च के बच्चों का जो, और इसी कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, उन्हीं माँ बाप ने इसकी व्यवस्था की गई थी। और इस बीच जो है गौ सेवा दल के समिति के सदस्यों द्वारा जो है आरोप लगाया गया कि यहाँ गौ मांस परोसा गया है, प्रतिबंधित मांस का, जो वास्तव में नहीं था और निराधार है, ये आरोप गलत है। और यहाँ विद्यालय की बात भी नहीं है, उस दिन छुट्टी है, रविवार के दिन छुट्टी रहती है और इसका हम खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी धार्मिक भावनाओं को जो है हम ठेस पहुँचाना नहीं चाहते हैं, न भी आगे करेंगे, ऐसा कुछ पहले भी नहीं हुआ। धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है, इसका हम खंडन करते हैं। इस आरोप का गलत आरोप है ये। यहाँ हमारे ही जो चर्च से जुड़े हुए सदस्य ही पूजा पाठ में भाग लेते हैं। उस दिन की भोजन की जो है सैम्पलिंग ली गई है, अब सैम्पलिंग जो है लैब टेस्ट में के लिए गया है। जब सैंपल का रिज़ल्ट आएगा तो तत्पश्चात जो भी रिज़ल्ट आएगा, अगर हम दोषी हैं तो प्रशासन या प्रदेश का कानून होगा, जो भी होगा। लेकिन अगर ऐसे संगठनों द्वारा अगर इस प्रकार की बातों को जो है, गलत बातों को फैलाकर अगर हमारे विरुद्ध जो है या विद्यालय के विरुद्ध जो है ऐसी बार बार बातें फैलाई जाती हैं, तो हम भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन रिजल्ट के पश्चात। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने भीमताल विधानसभा में जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हल्द्वानी में धरना देकर प्रेस वार्ता करते हुए हरीश पनेरू ने कहा कि कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी ने भीमताल विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया था, जहाँ खुद जिलाधिकारी के समक्ष जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लीपापोती की शिकायत सामने आई थी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। आरोप तो किसी पे भी लगा, मैं सच्चाई आपके सामने वीडियो दे रहा हूँ ना। सड़क का मैं नहीं ना, वो जो जिन्होंने वीडियो डाला, कौन था पटरानी सड़क का वीडियो जिसने डाला, मिट्टी पर डाम और खुले दिख रहा है, फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी अधिकारी अंधे हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि अंधे हैं। इसका मतलब
20% मेरे को ये सुनाई आया, 20 से 25% पहले ठेकेदार से कमीशन मांगा जाता है, उसके बाद वो काम शुरू करता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, 90% जो वहाँ काम हो रहे हैं सरकारी, चाहे वो सड़क का है चाहे वो जल जीवन मिशन का है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का उसमें पार्टनरशिप है। उनकी मशीनें हैं, उनकी जेसीबी है, इसलिए भ्रष्टाचार पर अधिकारी उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। और मैं जिलाधिकारी को पुनः आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जिलाधिकारी ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे मौके पर पकड़े हैं, मेरी जुबान नहीं है, जिलाधिकारी जी ने कहा यही से कि भैया जब स्रोत का तुमने लेवल ही नहीं है, ये पशु के पानी क्यों बजाय, सब जगह से यही शिकायत आ रही है। मैं आपकी तनख्वाह, उसने कहा नए स्रोत से पानी लोगे कितना खर्चा आएगा, उनने कहा 70 लाख रुपये आएगा। उनने कहा साहब ये 70 लाख रुपये में किसकी जेब से काटूंगी जिलाधिकारी, ये मैंने नहीं कहा, आप सार्वजनिक पूछ लीजिएगा, कोई मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इसलिए मैं तथ्यात्मक आरोप नहीं, ये सच्चाई है। और जिसको विश्वास ना हो, आप सारे मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा कि कितना अंधेर नगरी, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। जल जीवन मिशन में जितना अरबों रुपए का भ्रष्टाचार है, इसी तरीके से सड़कों में हैलाखान सिमलिया जो सड़क है, ये कितनी बार बिछ गई, कितने की मिट्टी बिछ गई, आजकल डामर बिछ रहा है, वो एक दिन बिछाने के बाद दूसरे दिन उखड़ जा रहा है। लोगों ने वीडियो करे, भाई हरीश पनेरू ने थोड़ी करे, हरीश पनेरू तो एक जनसेवक होने के नाते उन मुद्दों को उठा रहा है। लोग सोए हैं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब तक सोए रहेंगे। उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग को नियंत्रित करने में जुटे वन विभाग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए बुधवार को 17 वन कर्मियों पर कार्रवाई की है। सरकार की इस कार्रवाई पर वन प्रमुख धनंजय मोहन का कहना है कि लापरवाही बरतने वाले विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि किसी भी इंसानी दखल के पाए जाने पर मुकदमा भी किया जा रहा है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वनाग्नि नियंत्रण के लिए हमारे पास मुख्य रूप से जो है 3 स्कीमें होती है। एक राज्य सेक्टर की हमारी स्कीम होती है वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन, एक हमारी जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, और एक कैंपा होता है। तो इस बार का जो अभी जो हमें स्वीकृति मिली है शासन से राज्य सेक्टर में, उसको 13 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो डीएफओस को, जो हमारी फील्ड इकाइयाँ हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसमें कि फायर वॉचर्स की तनख्वाहें और उनके लिए जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, वाहन कई वाहन, क्योंकि विभाग में वाहन कम है तो किराए पे रखने पड़ते हैं वनाग्नि सत्र के समय, उनका किराया इत्यादि, ये सब कार्यों के लिए बजट जो है इस बार अप्रैल में ही 23 अप्रैल को जो है जारी कर दिया गया। वन विभाग के द्वारा पूरी ताकत लगाने के बावजूद जंगल की आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, जिस कारण वन विभाग काफी परेशान था। वहीं बुधवार दोपहर को हुई मूसलाधार बारिश ने जंगलों में लगी आग को शांत कर दिया। इसके अलावा सूख चुकी खेती को भी बारिश से काफी राहत पहुंची है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत जिले के दूरस्थ ग्राम पंचायत बुडम की रहने वाली और तलियावाद जीआईसी में पढ़ने वाली 2 छात्राएं स्कूल से घर जाते समय सूखी डांग डाडा मीनार रोड पर पानी ढो रहे ट्रैक्टर से अपने घर बुडम जा रही थी। तभी मोड़ पर अचानक दोनों छात्राएं ट्रैक्टर से नीचे गिर गई और ट्रैक्टर के नीचे आने से दोनों छात्राओं की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है ट्रैक्टर पर 10 बालिकाएं एवं चालक सवार था। मृतक छात्राओं का नाम कुमारी बबीता पुत्री हरि सिंह निवासी बुडम है। वहीं दोनों छात्राओं की मौत से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्राओं को टनकपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 91.2% अंक लाकर जिले में 22वां स्थान प्राप्त करने वाली किरण विष्ट एवं 90.6% अंक प्राप्त कर 25वां स्थान प्राप्त करने वाली होनहार छात्रा अंजलि जोशी को विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया। छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि आज हमारी छात्राएं देश व विदेश में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें छात्राएं आज अग्रिम पंक्ति में ना खड़ी हो। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। रात्रि में अल्मोड़ा सोमेश्वर से कोशानी रोड पर चनौदा के पास भारी बारिश के कारण काफी बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर मलबा आ गया, जिससे यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया। एसएसपी अल्मोड़ा ने चनौदा सोमेश्वर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिए। जेसीबी मशीनों द्वारा मलबा हटाकर सड़क खुलवाने का कार्य प्रगति पर है। मलबे में दबे वाहनों को निकाला जा रहा है। यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। किसी भी जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आजकल दिन ब दिन बढ़ते प्रदूषण के चलते हमारे पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। वहीं कल अल्मोड़ा के कपकोट क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिर गई और आकाशीय बिजली गिरने से वहां पर 121 बकरियों की मौत हो गई। वहीं इतनी सारी बकरियों के शव मैदान में पड़े एक भयावह मंजर बना रहे हैं। यह पर्यावरण की तरफ से एक चेतावनी जैसा है कि अब मनुष्य को पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देने की जरूरत है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट के कोयाटी गांव में रहने वाले 85 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व सैनिक तेज सिंह गुरुवार को एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट के पास पहुंचे और उन्हें प्रार्थना पत्र देते हुए वृद्ध आश्रम भेजने की गुहार लगाई। बुजुर्ग ने प्रार्थना पत्र में बताया वह मूल रूप से बाराकोट के चामी गांव के निवासी हैं। वर्तमान में वह कोयाटी गांव में अपनी बेटी व दामाद के पास रहते हैं। बुजुर्ग ने बताया उनका कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थना पत्र में बुजुर्ग ने अपनी बेटी व दामाद पर उनकी पेंशन को हड़पने, उन्हें प्रताड़ित करने व उनकी देखभाल न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट ने एसओ लोहाघाट तथा कोयाटी क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक को तुरंत बुजुर्ग की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। मेरे को नहीं खिला सकते हैं, मैं अपना कहीं बना के वो खा लूँगा भैया, उसमें मेरे को भेज दिया। मैं पहले भी गया था तो जो है ये से चली जाती। आज तक नातियों को पढ़ाया, फिर उनकी नातनी की शादी की। ऐसे मैंने रखा था कुछ 2-3 लाख हो रखे थे, फिर पकड़ा गई। अभी फिर जमाई पर जेठ वही। अच्छा, लड़की जमाई के साथ रहते हो? हाँ, लड़की जमाई के साथ। तो उसमें मैं इसमें चाह रहा हूँ 1 लाख रुपए मेरे को वापस दे दे और ये लोग पर खाए। और हाँ, वृद्धाश्रम। हाँ, वहाँ जाऊँगा। आज के लिए इतना ही और अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।